आज जो हम लोग टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, इस चैप्टर का नाम क्या है? रेडियो एक्टिविटी। अब इस रेडियो एक्टिविटी में पढ़ेंगे क्या? ठीक है, तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल पढ़ेंगे हम लोग साइज ऑफ न्यूक्लियस के बारे में। साइज ऑफ न्यूक्लियस। साइज ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, साइज ऑफ न्यूक्लियस मीन्स व्हाट? अरे भैया, उसका रेडियस क्या होता है, उसकी डेंसिटी क्या होती है, उसका वॉल्यूम क्या होता है, ये सब पढ़ेंगे। और क्या है ना, तो अपन जानते हैं कि किसी न्यूक्लियस का रेडियस जो है वो सबसे पहले किसने मेजर किया, कैसे, किस एक्सपेरिमेंट से आया? तो रेडियो एक्टिविटी का जो बेस है उसमें साइज जरूरी है। साइज को पढ़ना इम्पोर्टेंट है। और ये हमको किसी न्यूक्लियस का जो साइज है वो कहाँ से इंफॉर्मेशन मिलता है? रुदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट से, है ना। जो गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट था, गाइगर और मार्सटन ने जो एक्सपेरिमेंट किया था ना, उस एक्सपेरिमेंट से ये चीज मिलती है। उसमें हम लोगों ने पढ़ा है कि जब कोई अल्फा पार्टिकल हाईली एनर्जेटिक 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का जो अल्फा पार्टिकल गोल्ड फॉइल पर इंसिडेंट कराया जाता है तो वो क्या होता है? स्कैटर्ड होते हैं वो अल्फा पार्टिकल जो क्लोजेस्ट डिस्टेंस, मतलब सबसे पास तक जो जाते हैं गोल्ड के न्यूक्लियस तक, वो क्या होते हैं? उसी अपने पाथ में रिट्रेस हो जाते हैं, लौट आते हैं। ठीक है, राइट ना। तो इस एंगल ऑफ स्कैटरिंग उनके लिए कितना होता है? 180 होता है। कितना होता है? 180। ठीक है, अब देखिए जरा वीडियो गेम। जब कोई अल्फा पार्टिकल, एनर्जेटिक अल्फा पार्टिकल जिसकी काइनेटिक एनर्जी 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और वो कहाँ पर गया वो उसकी तरफ, गोल्ड के न्यूक्लियस की तरफ गया। अब गोल्ड के न्यूक्लियस पर कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज। अल्फा पार्टिकल पर कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो ये उसके बीच का डिस्टेंस जैसे जैसे कम होता जाएगा, रिपल्सिव फोर्स वैसे वैसे बढ़ता जाएगा, है ना। तो फॉर डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच दिस अल्फा पार्टिकल इज कम्स टू बी इन रेस्ट कंडीशन में आ जाता है। मतलब क्या हो गया? उसकी काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अब देखिए, यदि 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी ज़्यादा एनर्जी के अल्फा पार्टिकल को इंसिडेंट कराया जाता है तो वो क्या होगा? एटम के अंदर जाएगा और न्यूक्लियस के पास तक पहुंचता है। ठीक है, with the help of this experiment we determine the value of radius of the nucleus. ठीक है, radius of the nucleus, right, which depends on mass number of the nucleus. ठीक है, अब देखो तो कोई रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, R इज इक्वल टू R नोट A टू दी पावर ऑफ 1/3 होता है। A टू दी पावर ऑफ 1/3। हियर R नोट इज इक्वल टू 1.2 फर्मी लिख सकते हैं। ठीक है, 1.2 फर्मी। फर्मी का मतलब 1.2 इंटू 10 टू दी पावर ऑफ -15 मीटर। ओके जी, ठीक है। और ए क्या है? ए इज मास नंबर ऑफ द न्यूक्लियस। ठीक है, मास नंबर ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, राइट।
मतलब किसी न्यूक्लियस का जो रेडियस होता है वो उसके मास नंबर पर डिपेंड करता है, राइट। अब देखो जरा यहाँ पर यदि किसी ए मास नंबर वाले न्यूक्लियस का वॉल्यूम यदि अपन फाइंड आउट करें तो वॉल्यूम विल बी वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस V इज इक्वल टू 4/3πr³ होगा। कितना होगा? 4/3πr³। ठीक है जी। अब यहाँ पर V इज इक्वल टू यू कैन राइट हियर 4/3πr0 into A. It means volume of a nucleus is directly proportional to mass number of that nucleus. Okay जी, ठीक है। Because you know that 4/3 is constant, pi is constant, r0 is also constant. ठीक है, r0 is also constant. V is directly proportional to A. मास नंबर मीन्स क्या हो गया? नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। जितना ज्यादा होगा, है कि नहीं, जितना ज्यादा होगा वॉल्यूम उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है। अब डेंसिटी के बारे में इंफॉर्मेशन देखते हैं। डेंसिटी क्या होता है जी? डेंसिटी ऑफ द न्यूक्लियस क्या होता है? ठीक है, डेंसिटी ऑफ द न्यूक्लियस, डेंसिटी। ठीक है, डेंसिटी को यहाँ पर रो से रिप्रेजेंट करते हैं, चलेगा ना। रो इज इक्वल टू आप जानते हो। अब यहाँ पर यदि टोटल मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स भी ले लेंगे जी, ठीक है, तो मास ऑफ द न्यूक्लियॉन्स को क्या करेंगे? इसके वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे तो डेंसिटी आ जाएगा। ठीक है ना, वॉल्यूम से यदि डिवाइड करेंगे तो अपन को क्या मिल जाएगा? डेंसिटी मिल जाएगा। ठीक है। अब मास ऑफ द न्यूक्लियस में आप यहाँ पर ले सकते हैं क्या हो जाएगा? मास ऑफ द न्यूक्लियस में Z एटॉमिक नंबर, ये किसको रिप्रेजेंट करता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन को, इनटू मास ऑफ प्रोटॉन Mp प्लस A माइनस Z। ठीक है, A माइनस Z, ये क्या हो गया? मास ऑफ न्यूट्रॉन इनसाइड द न्यूक्लियस इनटू Mp Mn, मास ऑफ न्यूट्रॉन। अब इसमें वॉल्यूम V से डिवाइड कर दीजिए तो 4/3πr0³ इंटू A। ठीक है, 4/3πr0 इंटू A। अब इसको जब आप सॉल्व करते हो, इसको जब सॉल्व करेंगे ना तो इसका मतलब क्या हो गया? ऊपर में भी A है, नीचे में भी A है, यहाँ पर भी A, इसको रिप्लेस करके सॉल्व कर सकते हैं। तो हम लोग पाते हैं कि डेंसिटी ऑफ द न्यूक्लियस जो होता है ना, NCERT के अकॉर्डिंग डेंसिटी ऑफ द न्यूक्लियस क्या होते हैं? इन जनरली कांस्टेंट होते हैं। ठीक है, ओके। अब देखो क्या होता है कि कोई न्यूक्लियस स्टेबल और अनस्टेबल क्यों होता है? ठीक है, कोई न्यूक्लियस स्टेबल एंड अनस्टेबल क्यों होता है? ठीक है, न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी किस पर डिपेंड करती है? ठीक है, तो स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस कई चीज़ों पर डिपेंड करती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर 1 देखिए जरा, NP रेशो, न्यूट्रॉन बाय प्रोटॉन, N/P रेशो। ठीक है, नंबर 1 स्टेबिलिटी ऑफ न्यूट्रॉन N/P रेशो। ठीक है, अब ये NP रेशो क्या होता है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इनसाइड द न्यूक्लियस एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन इनसाइड द न्यूक्लियस। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर होता है। ठीक है, तो कोई जो न्यूक्लियस होगा उसमें यदि NP रेशो 1 के पास होता है, ठीक है, 1 के इक्वल होता है,
तो वो न्यूक्लियस क्या होता है, बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो कुछ ग्राफ वगैरह बनाते हैं ना, जैसे एन और पी के बीच में जब ग्राफ बनाते हैं, ठीक है, एन एंड पी के लिए जब ग्राफ ड्रॉ करेंगे ना, तो एक मज़ेदार चीज़ ये आती है, ठीक है जी, ये आता है कि यहाँ पर एन बाय पी, यदि मान लो एन और पी का वैल्यू सेम हो, इक्वल हो, ठीक है, क्या हो, इक्वल हो, तब ये ग्राफ कैसा होगा, ये एक स्ट्रेट लाइन आएगा, कोई शक नहीं, और ये एंगल थीटा इज इक्वल टू 45 आएगा, कोई शक नहीं, राइट ना। लेकिन हम जब प्रैक्टिकल करते हैं, ठीक है, जैसे मास नंबर बढ़ाते चला अपन ने, ठीक है, तो हम देखते हैं कि ग्राफ ऐसा नहीं होता है ना, एनपी रेशो, एनपी का जो ग्राफ होता है ना, वो ऐसा नहीं होता है। ये पी का वैल्यू मतलब जेड बढ़ाते जाएंगे यदि, तो यहाँ पर ग्राफ जो होते हैं ना, कुछ इस तरह से आते हैं, ऐसे ऐसे आते हैं स्टेबल के लिए, और इस पर यहाँ पर क्या होता है, ये ग्राफ कुछ ऐसा, मतलब 20 एटॉमिक नंबर तक, ठीक है, सॉरी 20 मास नंबर तक के लिए ये ग्राफ कैसे होते हैं, ये स्ट्रेट लाइन को फॉलो करते हैं, समझ गए, और उसके बाद वो इधर की तरफ जाने लगते हैं, ठीक है। तो जो इस लाइन को फॉलो करते हैं ना, वो लगभग स्टेबल होते हैं, स्टेबल न्यूक्लियस, ठीक है। जबकि इधर इधर जो न्यूक्लियस होते हैं, इधर इधर जो न्यूक्लियस होगा और इसके इधर इधर जो न्यूक्लियस होते हैं, ये दोनों क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं, ठीक है, ये क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। इस तरह का आपको एक शेडेड चीजें मिलेगी यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पर अनस्टेबल होगा। एनपी का जो पार्ट ये है, ये इसके नीचे नहीं होगा, ठीक है, कोई भी न्यूक्लियस इसके नीचे नहीं आएगा, राइट ना। अब देखो मतलब क्या हो गया, एनपी रेशो 1 के पास 20 तक का जो होता है वो स्टेबल होगा, ठीक है। अब इसके बावजूद जैसे हम आगे बढ़ेंगे, तो आगे बढ़ेंगे 92 यूरेनियम 235 की बात करेंगे, तो उसमें क्या होता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बढ़ता जाता है। तो ऐसे भी अपन इधर की तरफ बढ़ते जाते हैं, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बढ़ते जाते हैं, वो ग्राफ ऊपर की तरफ जाता है, नीचे ये ग्राफ नहीं आता है, ठीक है। अब देखिए 92 यूरेनियम 235 जो है, जिसमें एनपी रेशो बहुत ज़्यादा है, 1 से बहुत ज़्यादा है, तो ये क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं, फुल्ली अनस्टेबल, रेडियो एक्टिविटी शो करते हैं। अब रेडियो एक्टिविटी का मतलब क्या हो गया, ऐसे हैवी एलिमेंट, ऐसे हैवी एलिमेंट जिसमें एनपी रेशो बहुत ज़्यादा हो, वो क्या करते हैं, अल्फा बीटा गैमा पार्टिकल्स का रेडिएशन करते हैं, उसको डिके करते हैं। तो ऐसे पार्टिकल जो होते हैं को क्या कहेंगे, रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स कहते हैं, ठीक है। रेडियम हो गया, पोलोनियम हो गया, थोरियम हो गया, ये सब क्या है, रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स हैं। ओके जी, अब देखो यहाँ पर, लेकिन एनपी रेशो से ये क्लियर समझ में नहीं आता है कि कोई न्यूक्लियस अनस्टेबल है क्या है। अब यहाँ पर आप कह सकते हो, ठीक है ना, दूसरी बात आइसोटोप, जैसे कार्बन है ना, कार्बन 6C12 एनपी रेशो से बोल सकते हो, 6C12 स्टेबल, ठीक है, लेकिन 6C13 नॉट स्टेबल, 6C14 नॉट स्टेबल, ठीक है, ये रेडियो एक्टिव हो जाते हैं, है ना। इसी तरह से अब इसका क्लोरीन में ले लो, ठीक है, क्लोरीन के 2 आइसोटोप होते हैं, ठीक है, क्लोरीन के 2 आइसोटोप होते हैं। तो ये सब आइसोटोप में क्या होता है, प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफरेंट हो गया, ठीक है। ओके जी, तो यहाँ पर क्या करते हैं कि मतलब एनपी रेशो एक फैक्टर हो गया, किसको
एक्सप्लेन करने के लिए, किसको समझने के लिए, स्टेबिलिटी को समझने के लिए। दूसरा फैक्टर होता है मास डिफेक्ट। ठीक है, क्या होता है? मास डिफेक्ट। अब आप लोग 10th क्लास में भी थोड़ा बहुत ये सब समझा होगा। कोई न्यूक्लियस जब बनता है, ठीक है, कोई न्यूक्लियस जब बनता है तब क्या होता है कि किससे मिलकर बनेगा? न्यूक्लियॉन्स से मिलकर के बनेगा, है ना, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन से मिलकर के बनता है। तो टोटल मास ऑफ द न्यूक्लियॉन्स, ठीक है, नेट मास ऑफ द न्यूक्लियॉन्स और जो एलिमेंट बना उसका मास, जो न्यूक्लियस बना, ठीक है, उसका मास, दोनों में डिफरेंस होता है। दोनों में क्या होता है? डिफरेंस होता है। दिस डिफरेंस इज कॉल्ड मास डिफेक्ट। ठीक है, दिस डिफरेंस इज कॉल्ड मास डिफेक्ट। अब ये डिफेक्टेड मास गए कहाँ? ठीक है, जैसे इसको समझने के लिए आप देखो जरा, 4 प्रोटियम मिलकर के 2He4 बनाता है। क्या बनाता है? 2He4 बनाता है। ठीक है, समझ गए? तो अब इसको थोड़ा अलग समझे, अलग हट करके। जैसे हीलियम का न्यूक्लियस है, ठीक है, हीलियम के न्यूक्लियस में, इनसाइड हीलियम न्यूक्लियस देयर आर 2 प्रोटॉन्स एंड 2 न्यूट्रॉन्स। ओके, अब 2 प्रोटॉन का मास एंड 2 न्यूट्रॉन का मास आप ऐड करो, ठीक है, और हीलियम न्यूक्लियस का मास देखो, ठीक है। तो हीलियम न्यूक्लियस का जो रियल मास है, इट इज लेस देन द सम ऑफ मास ऑफ टोटल न्यूक्लियॉन्स। ठीक है, ओके जी। तो दिस इज कॉल्ड मास डिफेक्ट ऑफ हीलियम न्यूक्लियस। अब ये मास डिफेक्ट आया क्यों? ठीक है, और ये मास डिफेक्ट हुआ तो गया कहाँ वो मास? ठीक, तो आइंस्टाइन नाम का जो साइंटिस्ट है, उसने मास एनर्जी इक्विवेलेंट इक्वेशन दिया, E = mc²। ओके, ठीक है ना? तो अकॉर्डिंग टू हिम सम मास इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। तो यहां पर भी क्या होता है? व्हेन 2 neutrons and 2 protons combine to form a nucleus of helium, then some mass is converted into energy। ठीक है, this loss in energy, ठीक है, ये जो लॉस इन एनर्जी है, या यूं कहो कि ये जो मास लॉस हुआ एनर्जी के फॉर्म में, ठीक है, अपन ऐसा कह सकते हैं कि उसके न्यूक्लियस को बनाने में खर्च हुआ, तो ब्रेक करने के लिए उतनी एनर्जी देना पड़ेगा। ठीक है ना? ब्रेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा अपन को? उतनी ही एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक है, इट मीन्स द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक अ न्यूक्लियस इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है, मास डिफेक्ट से अपन कहाँ आ गए? बाइंडिंग एनर्जी में। ठीक है, ओके जी। अब बाइंडिंग एनर्जी जिस न्यूक्लियस का जितना ज्यादा होगा, वो न्यूक्लियस उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट मास डिफेक्ट जिस न्यूक्लियस का जितना ज्यादा होगा, ठीक है, वो न्यूक्लियस उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, अब बाइंडिंग एनर्जी निकालेंगे कैसे? ठीक है ना? तो सिंपल सा फॉर्मूला है, लेकिन थोड़ा सा टेक्निक, ताकि अपन क्वेश्चन का आंसर जल्दी से बना सकें मास डिफेक्ट और बाइंडिंग एनर्जी के लिए। जी देखिए, मास डिफेक्ट, ठीक है, मास डिफेक्ट, राइट, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, अब इसका डेफिनेशन आपको नहीं समझाऊंगा। ठीक है, व्हेन ए न्यूक्लियस इज फॉर्म्ड, इट्स
total real mass is less than total mass of the nucleons, ठीक है। this difference in real mass and total mass of nucleons is called mass defect, that is delta m is equal to अब मान लो किसी न्यूक्लियस का एटॉमिक नंबर कितना है, z है, मास ऑफ प्रोटॉन mp ले लेते हैं, a माइनस z, ये क्या हो गया, टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इनटू m, n ले लेंगे, ओके, माइनस कैपिटल m लिख देते हैं, ठीक है, मास ऑफ दैट न्यूक्लियस, दिस इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी, ओके। तो सॉरी, मास डिफेक्ट, राइट। तो बाइंडिंग एनर्जी क्या हो गया, बाइंडिंग एनर्जी को बी से बिंदास रिप्रेजेंट कीजिए, बाइंडिंग एनर्जी बीई इज इक्वल टू डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर, ठीक है, डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन्स एनर्जी इक्विवेलेंट इक्वेशन E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, ठीक है, ओके। अब देखिए यहाँ पर इसका यूनिट क्या हो जाएगा, आपको जूल होगा, क्या प्रॉब्लम है ना, जूल होगा, राइट जी। यहाँ पर शॉर्ट में बनाने के लिए क्या करते हैं कि वन एटॉमिक मास यूनिट, यदि मान लो डेल्टा m इज इक्वल टू 1 यूनिट है, एटॉमिक मास यूनिट AMU भी बोलते हैं इसको, यूनिट है 1 यूनिट, राइट ना। तो ये बाइंडिंग एनर्जी BE इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 यूनिट मतलब 1.6 इंटू 10 टू दी पावर ऑफ माइनस 27 kg, 1.66 लिखेंगे तो बेटर रहेगा kg, ठीक है, 1.66 इंटू 10 टू दी पावर ऑफ माइनस 27 इंटू 3 इंटू 10 टू दी पावर ऑफ 8 स्क्वायर, दिस इज क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है ना, दिस इज द स्पीड ऑफ लाइट। तो बाइंडिंग एनर्जी BE इज इक्वल टू, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के फॉर्म में आता है, ठीक है। इट मीन्स व्हेन वन एटॉमिक मास यूनिट इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी देन वी गेट 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब आप बोलोगे कि ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में क्यों लिखा है, इसको जूल में होना चाहिए था, अरे भाई ये जूल में ही है, लेकिन जूल में कन्वर्ट करते हो तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू क्या होता है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ माइनस 19 जूल, है कि नहीं, ठीक है। तो उसको क्या करेंगे, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 से डिवाइड करेंगे, अप्रॉक्सीमेट आंसर इतना आएगा, ठीक है, 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी, ओके जी। तो अब जैसे मान लो कि यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि कोई हीलियम एटम है और हीलियम एटम को बनाने में इसका मास इतना है 4.0078, ठीक है, 2 प्रोटॉन है 2 न्यूट्रॉन है, मास उसका, ठीक, इसी तरह से बाइंडिंग एनर्जी मास डिफेक्ट निकालेंगे, 931.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, डायरेक्ट बाइंडिंग एनर्जी निकालेंगे, ओके जी, ठीक है, राइट ना। तो यहाँ पर देखिए जरा, बाइंडिंग एनर्जी के बाद होता है स्टेबिलिटी को समझने के लिए एनसीईआरटी का ये जो टॉपिक है ना, इसको एनसीईआरटी से पढ़ना बेटर है, दूसरे जगह की अपेक्षा कहाँ से पढ़ना चाहिए अपन को, एनसीईआरटी से पढ़ना चाहिए, ठीक है। जेईई एडवांस लेवल का सारा क्वेश्चन बनेगा गारंटी के साथ इस टॉपिक में, ठीक है। अब देखिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, बाइंडिंग एनर्जी BE पर न्यूक्लियन, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन BE बाय A, ठीक है।
अब बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स एंड क्या करते हैं, मास नंबर के बीच में ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, तो ग्राफ बिटवीन ये आपको स्टेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ग्राफ बिटवीन बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन एंड मास नंबर के बीच में ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो ग्राफ कैसे आता है जानते हो? यहाँ पर ये क्या लेंगे, मास नंबर लेते हैं और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन को मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लेंगे। क्या में लेंगे? इन MeV, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियॉन। अब मान लीजिए यहाँ पर 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, यहाँ पर 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, यहाँ पर 6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, यहाँ पर 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और यहाँ 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ठीक है, तो ग्राफ जो आता है जानते हैं 8.8 मतलब 8.75 के आसपास होता है मैक्सिमम। ठीक है, लेकिन हम लोग यहाँ पे तो 8.8 का एक पॉइंट बना लेते हैं। ठीक है, इसके बीच से थोड़ा सा कम 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वाला ये ऐसा होता है जी। ठीक है, ये अब अपन ग्राफ ड्रॉ करते हैं ना, तो जो प्रोटॉन होगा 1H1 उसका ग्राफ, उसका जो बाइंडिंग एनर्जी होता है लगभग 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ठीक है, इसके बाद हीलियम का जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन होगा वो 7.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से थोड़ा ज़्यादा होता है। इसीलिए 7.5 से ज़्यादा वाले जो न्यूक्लियस होते हैं वो सभी स्टेबल न्यूक्लियस होते हैं। ऑल ऑफ दीज आर स्टेबल न्यूक्लियस। उससे कम वाले जो होते हैं वो अनस्टेबल न्यूक्लियस होते हैं। ठीक है, तो उसका जो ग्राफ होता है वो ग्राफ कैसे होगा, इसमें हीलियम के पास एक पीक मिलता है, फिर कार्बन के पास पीक, ऑक्सीजन के पास पीक मिलता है। ठीक है, और ये पीक्स रिप्रेजेंट करते हैं कि उनकी स्टेबिलिटी, ठीक है ना, इन सब की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। जैसे हीलियम की जो होगा लगभग वही 7.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास। ठीक है ना, तो ग्राफ कैसा आएगा, यहाँ से ऐसे हीलियम के लिए ये ग्राफ सडन सीधा ऊपर की तरफ थोड़ा, ये मान लीजिए कि ये हीलियम हो गया। इसके बाद लिथियम के लिए थोड़ा सा कम हो जाता है, ऑक्सीजन हो गया, कार्बन का भी थोड़ा ज़्यादा होता है, स्टेबल होता है कार्बन, जानते हैं आप लोग। और इसके बाद फास्फोरस, है ना। तो ये सब इस तरह से ऐसे, ये क्या हो गया 2He4, ये कार्बन हो गया, ये ऑक्सीजन। तो कुछ पॉइंट्स वगैरह का अपन लेते हुए ऐसा चलते हैं, कुछ बीच वाले नाइट्रोजन वगैरह थोड़ा कम होता है इस तरह, ये ऐसे, ये इस तरह से। जब 56 पर आते हैं, ठीक है, जब मास नंबर कितना हो गया A = 56, ये किसके लिए हो गया जी, आयरन के लिए, है ना, इसके लिए वैल्यू मैक्सिमम होता है। ठीक है, अब यदि 7.5 या 7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए अपन एक लाइन ड्रॉ करें, ये इस तरह से ड्रॉ करते हैं अपन। ठीक है, तो क्या होता है कि ये लाइन जो है ना, ये लाइन 170 से ज़्यादा वाले जो न्यूक्लियस होते हैं, ठीक है, 170 से ज़्यादा वाले जो न्यूक्लियस हो जाए 92 यूरेनियम 235 का नीचे होता है। ठीक है, तो 170 से ये इस तरह से आगे ऐसा इस तरह से ग्राफ आता है। यहाँ पर 92 यूरेनियम 235, 92 यूरेनियम 235 होता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं इस ग्राफ में कि ये लगभग 30, यहाँ से अपन चले A = 30 से लेकर के
ए इज इक्वल टू 170 तक जो ग्राफ होता है 170 तक ये लगभग कांस्टेंट होते हैं 170 तक। ए इज इक्वल टू 170 तक का जो ग्राफ है ये लगभग ये जो वैल्यू होते हैं ना, इसमें आयरन के लिए सबसे ज़्यादा होता है। तो ये न्यूक्लियस जो होता है ऑल ऑफ दीज आर स्टेबल न्यूक्लियस। ठीक है, अब आप कह सकते हो कि यहाँ पे हीलियम क्या अनस्टेबल होता है? नहीं भाई, हीलियम अनस्टेबल नहीं होता। ठीक है, उसके लिए भी पीक मिलता है ना, कार्बन 6C12 के लिए भी पीक है। ठीक है, 7 से 7.5 से ऊपर होता है, ऑक्सीजन भी स्टेबल है ये सब। ठीक है, तो यहाँ पर इसके बीच स्टेबल होता है। ये सब इधर वाले जो होते हैं अनस्टेबल होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। और यहाँ पर भी ये जो 1H1 हो गया, जैसे 1H1 1H2 ये सब क्या होते हैं 1H2 1H2 1H3 तो फुल्ली अनस्टेबल हो गया। ये सब क्या होते हैं अनस्टेबल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो हैवी न्यूक्लियस होते हैं, हैवी न्यूक्लियस वो क्या करते हैं अल्फा बीटा गामा डीके करके इधर की तरफ जाते हैं, स्टेबिलिटी की तरफ मूव करते हैं। या इधर जो लाइट न्यूक्लियस होते हैं, ठीक है, ये लाइट न्यूक्लियस बिलो 10 डिस्कस कर सकते हैं, उसके ऊपर का नहीं। वो क्या करते हैं आपस में मिल करके क्या हैवी न्यूक्लियस बनाते हैं। ठीक है, इधर वाले जो हैवी न्यूक्लियस हैं वो क्या करेंगे न्यूक्लियर फिजन करेंगे। ये क्या करेंगे फिजन करेंगे, और ये क्या करेंगे फ्यूजन करेंगे। ठीक है, समझ गए ना। अब तो विद द हेल्प ऑफ दिस ग्राफ वी कैन, अब देखो यहाँ पे एक पॉइंट है, ठीक है, और एडवांस में क्वेश्चन आ चुका है भाई। यहाँ पर क्या होता है बड़े मज़ेदार चीज़, इधर के न्यूक्लियस जो होते हैं ना, इधर के न्यूक्लियस उस पर यदि न्यूट्रॉन वगैरह की बम्बार्डिंग कराते हैं, मतलब आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी यदि करते हैं यहाँ पर, ठीक है ना, तो वो 2 पार्ट में ब्रेक करता है। ठीक है, ये ध्यान रखने का, 2 पार्ट में ब्रेक करता है। जैसे 92 यूरेनियम 235 2 पार्ट में ब्रेक करता है तो बेरियम और क्रिप्टॉन बनाता है। मतलब बेरियम और क्रिप्टॉन बनाया, इसका मतलब क्या हो गया, एक आयरन के इधर हो गया और एक ये इधर हो गया, है ना, एक इधर और एक इधर। ठीक है, स्टेबिलिटी गेन करने के लिए। ओके जी, ठीक है। अब इधर के जो न्यूक्लियस होंगे लाइट न्यूक्लियस एक दूसरे से मिलकर के इधर की तरफ आएंगे, इधर के न्यूक्लियस ब्रेक होकर के इस तरह से ब्रेक होंगे कि एक न्यूक्लियस जो है वो आयरन के इधर का हो और एक इधर का हो। ठीक है, मतलब 56 से एक का कम और एक का ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, इस तरह से हम लोग बाइंडिंग एनर्जी, अब देखिए जरा, अब यहाँ अपन ने पढ़ा है कि अब कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जैसे मान लो न्यूक्लियर फोर्स वगैरह। तो न्यूक्लियर फोर्स, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियर फोर्स लगता है। NP रेशो ये रिप्रेजेंट करता है, प्रोटॉन का तो नंबर आप नहीं बढ़ा सकते, ठीक है, उसकी तो बातें खत्म हो गई। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन, मान लो अपन ने बढ़ाया, फॉर एग्जाम्पल आपको क्वेश्चन आया कि इफ we increase the number of proton inside a nucleus then what is the effect? अरे अनस्टेबल होगा और क्या होगा, NP रेशो डिस्टर्ब होगा, तो दैट विल बी अनस्टेबल, वो भी अनस्टेबिलिटी की तरफ जाएगा। यदि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बढ़ा तो वो भी अनस्टेबल होगा, है ना। ठीक है, तो अब जैसे आज के डेट में यदि अपन देखें, अब तो खैर बहुत आगे बढ़ गए, आपने क्या बीटा डीके, बीटा पार्टिकल में भी वो क्या क्लियरली अपन समझ चुके हैं कि बीटा डीके 2 टाइप का होता है, एक इलेक्ट्रॉन और एक उसका एंटी इलेक्ट्रॉन मीन्स पॉजिट्रॉन हो गया। ठीक है ना, तो इन सबको आप समझ चुके हैं। किससे, तो अंदर में जो न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन, अब न्यूट्रॉन का मतलब क्या होता है, नो चार्ज। ठीक है, अब नो चार्ज मीन्स आज के डेट में हम ये नहीं कहेंगे कि कोई चार्ज नहीं। ठीक है,
आज के डेट में हमको ये कहना पड़ेगा कि न्यूट्रॉन इज कॉम्बिनेशन ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्ज। न्यूट्रॉन में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों होते हैं, ठीक है। तो एक न्यूट्रॉन, अब उसके अंदर में क्या होता है, देखो न्यूक्लियर फोर्स की प्रॉपर्टी क्या होती है, न्यूक्लियर फोर्स की प्रॉपर्टी क्या होती है, शॉर्ट रेंज फोर्स है, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर ही इफेक्टिव होता है, ठीक। और न्यूक्लियर फोर्स, उसका जो मैग्नीट्यूड होता है इज वेरी वेरी ग्रेटर देन, वेरी है, ठीक है, वेरी लार्ज विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। सिंपल सी बात है, तब ना उतना ज़्यादा प्रोटॉन को एक छोटे से रीजियन में बंद करके दबा करके वो रख पाने में सक्षम होता है, ठीक है। तो ये होता कैसे है, इस कंसेप्ट को समझना जरूरी है, ठीक है। तो उसमें न्यूट्रॉन जो होते हैं ना, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तेजी से, आज के डेट में यदि समझा जाए तो न्यूट्रॉन क्या करता है, तेजी से न्यूट्रॉन प्रोटॉन वो चेंज होते रहते हैं, ठीक है। न्यूट्रॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, फिर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पेयर, प्रोडक्शन पेयर, एनालिसिस, ये तेजी से, ठीक है, फास्ट चलता है, ठीक। जिसके कारण फोर्सेज जो है ना एक दूसरे को बैलेंस किए हुए रहता है, और जो प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में जो अट्रैक्ट रिपल्सिव फोर्स लगाता होता है, रिपल्सिव फोर्स लगेगा, वो इफेक्टिव नहीं होता है, ठीक है, इफेक्टिव नहीं होता है। अब देखिए यहाँ पर हम लोग हैवी न्यूक्लियस, तो आप यदि अपन ने पहले भी पढ़ा है कि पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, नेगेटिव वैल्यू। क्यों, के नेगेटिव वैल्यू नहीं, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों वैल्यू, ठीक है। क्यों, हाँ, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का साइन क्या होता है, नेगेटिव। क्यों, क्योंकि फोर्स क्या होता है, अट्रैक्टिव, ठीक है। साइन की बात देखिए, न्यूक्लियर फोर्स के कारण जो पोटेंशियल होते हैं, न्यूक्लियर पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अब वहां पर भी देखो, न्यूक्लियर पोटेंशियल एनर्जी और आर के बीच में, ठीक है, इंटर मॉलिक्यूलर सेपरेशन और इंटर एटॉमिक सेपरेशन वगैरह पढ़ते हैं ना, है ना। तो उसमें जो ग्राफ बनाते हैं अपन, तो यहाँ पर भी ग्राफ कैसा होगा, न्यूक्लियर फोर्स की प्रॉपर्टी कैसी, न्यूक्लियर फोर्स क्या है, अट्रैक्टिव फोर्स है, शॉर्ट रेंज फोर्स है, ठीक है। तो यहाँ पर भी भाई जब ग्राफ बनाते हैं ना, समझ गए, किसके बीच में, न्यूक्लियर पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, एंड रेडियस के बीच में जब ग्राफ बनाते हैं, ठीक है ना, तो ये क्या होता है, ये क्या होगा कि ग्राफ नीचे होगा, नेगेटिव वैल्यू आएंगे, और एक कंडीशन ऐसा आता है, एक कंडीशन या यूँ कहो न्यूक्लियस के अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी, प्रोटॉन प्रोटॉन्स के बीच में पोटेंशियल एनर्जी का जब ग्राफ बनाएंगे, ठीक है, तो वो ग्राफ क्या होते हैं, एक पर्टिकुलर वैल्यू तक नेगेटिव होता है, उसके बाद सडनली पॉजिटिव होते हैं, क्या हो जाते हैं, सडनली पॉजिटिव हो जाते हैं। मतलब क्या हो गया, मतलब क्या हो गया कि वो जो न्यूक्लियर पोटेंशियल एनर्जी है, न्यूक्लियर पोटेंशियल एनर्जी दैट इज नेगेटिव, ठीक है। तो उससे एसोसिएटेड जो फोर्स होगा दैट इज पॉजिटिव। अब एक पर्टिकुलर वैल्यू के बाद, ठीक है, उसका वैल्यू बढ़ता जाएगा, इस तरह से ग्राफ आता है इसमें, ठीक है। देखिए ये जो ग्राफ होगा वो कैसा होगा, पोटेंशियल एनर्जी और आर के बीच में जब ग्राफ ड्रॉ करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी ग्राफ बिटवीन यू एंड आर, ठीक है, इसके बीच में जब ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो ग्राफ क्या आता है, इस तरह से, शॉर्ट रेंज फोर्स है तो इस तरह से पर्टिकुलर वैल्यू होगा उसका, इस तरह से ग्राफ आएगा, और ये ऐसे सडनली इस तरह से ऊपर है, ठीक है।
तो यहाँ पर एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए ये शार्पनेस और ज़्यादा होते हैं, इस तरह से लीजिए तो ठीक रहेगा। यहाँ एक आर का एक पर्टिकुलर वैल्यू हो गया जी, ठीक है। इसके बाद वो इफेक्टिव नहीं होता, राइट ना। इस शॉर्ट रेंज के लिए इफेक्टिव होता है। यहाँ पर ये वैल्यू पॉजिटिव, एक पर्टिकुलर वैल्यू के बाद सडनली ये वैल्यू पॉजिटिव हो जाता है। यू का वैल्यू यहाँ पर क्या हो गया, पॉजिटिव। पॉजिटिव हुआ मतलब क्या हो गया, फोर्स कैसा, फोर्स यहाँ पर इसके लिए क्या हो गया, रिपल्सिव, ठीक है ना, रिपल्सिव। अब ये क्या है, नेगेटिव है, ये क्या हो गई, ये यू क्या है, पॉजिटिव, और इधर क्या है, यू नेगेटिव। तो ये एक मैक्सिमम वैल्यू तक होगा यहाँ पर, ठीक है ना। यहाँ तक ये यू का वैल्यू नेगेटिव में यू मैक्स यहाँ पर मैक्सिमम होता है, उसके बाद सडनली ये अपना नेचर चेंज करता है नेगेटिव। तो फोर्स यहाँ पर क्या होगा, अट्रैक्टिव, अट्रैक्टिव, ठीक है। इस तरह से पोटेंशियल एनर्जी और आर के बीच में, दो प्रोटॉन्स के बीच में जो सेपरेशन होते हैं न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है, उसके लिए ग्राफ इस तरह से आता है, ठीक है। अब यहाँ पर बात आती है कि जो हैवी न्यूक्लियस होते हैं वो अल्फा बीटा एंड गैमा डिके करते हैं, ठीक है। अल्फा बीटा गैमा डिके करते हैं तो वो कुछ रूल को फॉलो करते हैं, ठीक है। वो रदरफोर्ड सॉडी रूल को फॉलो करते हैं। किस रूल को फॉलो करते हैं, रदरफोर्ड एंड सॉडी रूल को फॉलो करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको रदरफोर्ड सॉडी रूल और रेडियो एक्टिव इक्वेशन जो है वो बताऊंगा, ठीक है। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।